वो तो पूरे सरकार की पोल ही खोल दिया है। हमारी सरकार में पुलिस भर्ती हुई, हमारी सरकार में मतलब शिक्षकों की भर्ती हुई, हमारी सरकार में कोऑपरेटिव बैंकों की भर्ती हुई, हमारे सरकार में मतलब वो लेखपालों की भर्ती हुई, पारदर्शी तरीके से हुई और हर वर्ग के लोगों को स्थान मिला। जिनकी जितनी हिस्सेदारी थी उतनी उनको भागीदारी मिली, सबको बराबर का दर्जा दिया गया। कभी जब बुरा वक्त होता है तो गड्ढा तो दूसरे के लिए व्यक्ति खोदता है, लेकिन स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। तो एसआईआर प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में सही उस दिशा की ओर ले जा रही है। टिकट हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टिकट हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं और टिकट का हमारा कोई इशू नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, वो मतलब उन्होंने हमको इंडिकेट कर रखा है लड़ाने के लिए। और अगर वो इसके अलावा भी अगर कहते हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, दूसरों लड़ना है, तो मैं उसके ऊपर भी रजामंद हूँ। मेरी कोई ये इशू नहीं है चुनाव, हमें केवल सरकार बनानी है और आम जनमानस की समस्याएं सॉल्व हों और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, प्रदेश की बागडोर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में हो। हम लोगों के शासनकाल में हमारा कार्यकर्ता भी पहुंचता था, विधायक तो बहुत बड़ी तोप हुआ करते हैं, अधिकारी कर्मचारी वो काम करने के लिए तत्पर तैयार होते थे। आज की स्थिति है विधायकों के ऊपर बताइए जूता चप्पल चल रहा है। उनकी एफआईआर जब नहीं लिखी जा रही है तो आम जनमानस का क्या होगा, इससे सीधा आम जनता जान रही है और समझ चुकी है कि इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार आने पे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, आज देख लीजिए सबसे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं पे भी कोई काम बगैर पैसे के आप नहीं हो सकता। जब मैं विधायक था उस समय लोगों ने वहाँ से डिमांड किया और लोगों की चाहत के अनुसार उनके वास्तव में मुसीबत में फंसे हुए थे, उन लोगों को एक रास्ता दे करके मैंने वहाँ पे बड़ा पुल बनवाने का काम किया, जिससे आज भी वो पुल चल रहा है और पूरे क्षेत्र के लोग, कम से कम 10-12 गाँव के लोग आज उसी रपटा पुल से निकलने का काम करते हैं। बारिश के समय में वो हालात हो जाते हैं, नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है जिससे वो लोग गांव के लोग बाहर आ जा सकें। हमारे यहाँ करीब 25 से 30% ऐसे विद्यालय हुआ करते थे जिनके ताले नहीं खुलते थे। पढ़ाने की बात बहुत दूर की थी, ताले लटकते थे और एक एक अध्यापक के पास 2-2, 3-3 विद्यालयों का चार्ज हुआ करता था। और जिस अध्यापक के पास 2 विद्यालय 3 विद्यालय का चार्ज होगा वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण क्या करा पाएगा, ये जग जाहिर है। जब सरकार थी तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी शारदा नगर श्रीनगर विधानसभा में उतरने का काम किया था और उन्होंने यहीं से कई कार्य योजनाओं को अंजाम देने का काम किया। चाहे लखीमपुर से ढकेरवा रोड ले लीजिए, चाहे गोला से अलीगंज रोड ले लीजिए, चाहे एक कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना की बात की थी, उसका भी कैंपस जमनाबाद फार्म में बनवाने का काम किया है। समाजवादी शासनकाल में जितनी भी गाँवों के अंदर, चाहे लोहिया समग्र के अंतर्गत, चाहे जनेश्वर मिश्र के अंतर्गत जो सीसी रोडें और इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया था, इन 10 सालों में टंकी लगवा करके सारी रोडें गाँव की खोद दी गई हैं। उनका आज तक कोई पूछा हाल नहीं है कि गांव की स्थिति क्या हुई है। सारी की सारी रोडें खुदी पड़ी हैं, निकलने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज़ी से अब आगे बढ़ी है और नेतागण अपने अपने क्षेत्र में जा कर के जनसमर्थन जुटाने में लग गए हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक श्री राम शरण जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका विज़न क्या है क्षेत्र के विकास को लेकर के। तो 2012 में ये विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुन करके आए थे समाजवादी पार्टी से और उसके बाद 2017 में
इस समय जो मौजूदा विधायक है मंजू त्यागी, वो जीत करके आई और लगातार 10 सालों से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लखीमपुर खीरी दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। चुनाव कोई भी दल हो अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनपद वासियों को भी बताना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 2012 का चुनाव लड़ रहे थे। उस समय उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था और उस घोषणा पत्र में जनता के बीच में कुछ वायदे किए थे। कहा था कि सत्ता में आने पर मैं किसानों को नहर और नलकूप का पानी मुफ्त देने का काम करूंगा। दूसरा उन्होंने कहा था किसानों के चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अगर वो इंटर पास करेंगे तो मैं उनको लैपटॉप देने का काम करूंगा। कहा था कि नेताजी ने जो किसान के दुर्घटना में मौत होने पर 1 लाख रुपए धनराशि देने का काम कर रहे थे, उसको सत्ता में आने पर मैं बढ़ा करके 5 लाख करने का काम करूंगा। जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाऊंगा, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करूंगा। कन्याओं को कन्या विद्याधन बढ़ा करके देने का काम करूंगा। वह सरकार में आने के बाद 5 साल का वायदा उन्होंने 2 वर्ष में पूरा करने का काम किया। सभी को लैपटॉप देने का काम किया, कन्याओं को कन्या विद्याधन देने का काम किया और नहर नलकूप का किसानों को पानी भी मुफ्त देने का काम किया। इसके अलावा ये तो घोषणा पत्र में कही हुई बातें थीं और उसको पूरा करने का काम किया। मैं दूसरी तरफ बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं बाई रोड जा रहे होंगे और देखा होगा हम सबके परिवार का कोई भी सदस्य रोड दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, उसको तड़पते हुए देखा। शायद उस दर्द को उन्होंने महसूस करने का काम किया और उनके लिए 108 एम्बुलेंस दे करके उस दर्द का निवारण करने का काम किया। वहीं दूसरे आधी आबादी की बात जहाँ पे होती है, उनके लिए भी जब प्रसव के समय में तड़पती रहती थी और जब तक ग्रामीण वासी व्यवस्था में लगे रहते थे, व्यवस्था करते थे, वाहन ढूंढते थे, तब तक उन माताओं बहनों का तड़प तड़प करके बुरा हाल हो जाया करता था। ऐसे दर्द को माननीय अखिलेश यादव जी ने समझने का प्रयास किया, उनको 102 नंबर एम्बुलेंस दे करके। और ये इतनी मुफीद सेवाएं, जितना जल्दी हमारा घर परिवार का व्यक्ति, नातेदार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र नहीं पहुंच सकता, इतना जल्दी वो सेवाएं मौके पर आधा घंटे के अंदर पहुंच करके हमारे उन परिजनों को ले जा करके प्राथमिक उपचार कराने का काम करती हैं। तो कहीं कहीं प्रदेश और देश के मुखिया की जिम्मेदारी यही होती है कि आम जनमानस के लिए योजना तैयार करें और उन योजनाओं पे काम हो जिससे आम जनमानस को सीधे लाभ मिल सके। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज 10 सालों से चल रही है, 10 सालों में कितने वायदे किए, एक भी वायदा अगर पूरा किया हो तो मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कहीं पे भी एक वायदा पूरा किया हो, चाहे 2022 तक छत विहीन कोई नहीं रहेगा, किसानों की आय 2022 तक 2 गुनी हो जाएगी, चाहे वो 15 लाख किसान भाइयों के खाते में पैसा भेजने की बात रही हो और चाहे 2 करोड़ हर प्रति वर्ष नौकरियां देने की बात रही हो, एक भी वायदा पूरा नहीं किया आज तक। 9 साल पूरे हो गए, अब 1 साल बचा है। 1 साल भी न कहिए, अब तो चंद महीनों की बात कहिए, मतलब 8-9 महीने बचे हैं, 10 महीने करीब करीब। अब 1 साल में वो क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक उन्होंने 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो कहा था कि जून 2017 में तक
सारी रोडें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी प्रदेश की। मैं समझता हूं कि आज तक भी कोई रोडें गड्ढा मुक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हो पाई हैं, क्योंकि वो लोग विकास के नाम पर वोट भी नहीं मांगते हैं और आम जनमानस की भावनाओं को समझने का भी प्रयास नहीं करते हैं। वो केवल जब चुनाव आता है तो कोई न कोई ऐसा मुद्दा जो ध्यान भटकाने का होता है उसको लाने का काम करते हैं। इसी योजना पे वो पूरी तरीके से काम करते हैं। सर, ये तो प्रदेश नेतृत्व की बात हो गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप 2012 से 2017 तक विधायक थे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या करवाया? जब सरकार थी तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी शारदा नगर श्रीनगर विधानसभा में उतरने का काम किया था और उन्होंने यहीं से कई कार्य योजनाओं को अंजाम देने का काम किया। चाहे लखीमपुर से ढकेरवा रोड ले लीजिए, चाहे गोला से अलीगंज रोड ले लीजिए, चाहे एक कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना की बात की थी, उसका भी कैंपस जमनाबाद फार्म में बनवाने का काम किया है। आप लोगों ने देखा होगा, शायद अगर बंधा के अंदर जा रहे होंगे तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अलावा कोई भी वहाँ पे आज तक रपटा पुल नहीं बने। चाहे धीरेन्द्र मोहन जी रहे हों, उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहते हुए जो रपटा पुल बनवाने का काम किया था, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी रपटा पुल या उनको रास्ता देने का काम नहीं किया। लेकिन वहाँ की ज़मीनें ऐसी हैं, बलुई ज़मीनें, जो उसके चलते वो रपटा पुल ध्वस्त हो गए। उस पर बाद में वहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब मैं विधायक था उस समय लोगों ने वहाँ से डिमांड किया और लोगों की चाहत के अनुसार, उनके वास्तव में मुसीबत में फंसे हुए थे, उन लोगों को एक रास्ता दे करके मैंने वहाँ पे बड़ा पुल बनवाने का काम किया, जिससे आज भी वो पुल चल रहा है और पूरे क्षेत्र के लोग, कम से कम 10-12 गाँव के लोग आज उसी रपटा पुल से निकलने का काम करते हैं। बारिश के समय में वो हालात हो जाते हैं, नाव के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है जिससे वो लोग, गांव के लोग बाहर आ जा सकें। वो काम कराने का काम किया था और जितने भी रोडें पहले की बनी हुई थी उनको रिपेयरिंग कराने का काम किया। जितने क्षेत्र की रोडें थी सारी की सारी रिपेयर करके उनको काम में लाने का काम किया था। इसके अलावा मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो लखीमपुर शमशान घाट से महेवागंज बालूडी होते हुए मतलब जो है उदरहना गांव को जोड़ने का काम किया और ये इतना अच्छी रोड 3 रपटा पुल के साथ में देने का काम किया, जिससे जनपद का आधा हिस्सा संपूर्णा नगर, खजुरिया, भीरा, बिलनाया, निघासन, ढकेरवा के लोग आज उसी रास्ते से उनका आवागमन चल रहा है। जो इमली चौराहे के ऊपर जाम में फंसने का काम किया करते थे, वो उससे निजात दिलाने का काम किया था। एक दूसरा, एक मैं आपके चैनल के माध्यम से और याद दिलाना चाहता हूँ, एक परसिया घाट का पुल, जहाँ पे नाव का संचालन हुआ करता था और वहाँ के लोगों ने डिमांड चुनाव के समय में किया था, उसको भी मैंने बड़ा पुल दे करके और रोड से जुड़वाने का काम किया, जिससे बड़ा गांव बढ़ेरा उधर के लोग जो पतरासी हो करके आया करते थे, उनको कम से कम 12-13 किलोमीटर का रन बचाने का काम किया। वो सीधे लखीमपुर आकर के कोर्ट कचहरी तहसील के काम निपटाने का काम करते हैं, उसी रास्ते से होकर के जाते हैं। जी, मौजूदा विधायक मंजू त्यागी जी पिछले 10 साल से विधायक हैं, आप इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? अब ये तो पूरी हमारे क्षेत्र की जनता जान रही है जी कि जिस तरीके से उन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो इसके बारे में वही बता सकती हैं कि कहाँ पे क्या काम किया है। इसके बारे में मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन उनके कार्यकाल में कहीं पे अगर काम हुआ होगा तो उनसे जा करके आप मालूम कर लेना कि कहाँ पे काम क्या हुआ है। मैंने अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुआ था वो मैंने आपको बताने का काम किया है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर
आपकी क्या तैयारी चल रही है? हम लोगों की तैयारी पूर्ण रूप से है और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की ओर हम लोग अग्रसरित हैं। अपने यहाँ से लखीमपुर से 8 की 8 सीटें जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जी, जनता के बीच जाने पर इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या सुनने को मिलती है? अब हम समस्या की ओर कोई नहीं देख, क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं, इसलिए समस्या हमसे लोग कहेंगे भी क्या, ये तो उन लोगों से पूछेंगे जो सत्तासीन है। हम लोगों से तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। आप क्षेत्र में संपर्क करते होंगे तो कुछ लोग तो ज़रूर अपनी समस्या बताते होंगे कि हाँ हमें ये समस्या है, अगर आप चुन के आए तो हमारी ये समस्या सही कराइएगा, ऐसा कुछ? समस्या जो निदान करने की स्थिति में होता है, समस्या उसी से बताई जाती है। जी, और वो लोग, हमारे क्षेत्र के लोग भी जान रहे हैं कि हम लोग सत्ता से बाहर हैं, समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं और आने पर बताने की बात नहीं है। ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि किस तरीके से आम जनमानस की समस्याओं को सॉल्व करने का हम काम करें, कौन प्राथमिकता के आधार पर काम करने वाले हैं उनको हम करने का काम करें। पिछली चुनाव में जो हार मिली थी उसका कारण क्या था? अब उसका कारण कुछ खामियां हम लोगों की भी रही थी, जी, जिसके कारण अब वो उजागर नहीं की जा सकती हैं और आने वाले समय के लिए वो उसकी भरपाई करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस बार बिल्कुल दावे के साथ हम लोग अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी। क्षेत्र में रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जी, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? यदि आप दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और जीत करके आते हैं तो आपके पास कोई योजना है? इसके लिए योजना है और जैसे हम लोग सरकार में आए थे, सर्वप्रथम जनपद की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर रखने का काम किया था और उन्होंने तत्काल उसको मतलब व्यवस्थित करने का भी काम किया था। हमारे यहाँ करीब करीब 25 से 30% ऐसे विद्यालय हुआ करते थे जिनके ताले नहीं खुलते थे। पढ़ाने की बात बहुत दूर की थी, ताले लटकते थे और एक एक अध्यापक के पास 2-2, 3-3 विद्यालयों का चार्ज हुआ करता था और जिस अध्यापक के पास 2 विद्यालय 3 विद्यालय का चार्ज होगा वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण क्या करा पाएगा, ये जग जाहिर है। उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया था, सारे विद्यालयों के ताला खुलवाने का काम किया था, हर विद्यालय को एक अध्यापक देने का काम किया था। जी। शारदा नदी आपके क्षेत्र से सटा हुआ आता है, फूलबेहड़ साइड, तो काफ़ी लंबा उसका क्षेत्र पड़ता है और बाढ़ के समय में बहुत ही ज़्यादा कटान झेलना पड़ता है। उसके लिए आपके पास कोई योजना है? उसके लिए योजना मैं पहली बार भी सदन में उठाने का काम किया था और उसका पैमाइश वगैरह सब हो गई थी, धन आवंटित भी हो गया था पुल के लिए जी 2016। लेकिन उसके बाद वो सत्ता जाने के बाद में जो सत्ता में लोग आए उसके ऊपर निगाह न डाली और लोगों की समस्याएं न समझने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वो अधर में लटक गया और पड़ा हुआ है। आने पर फिर हम प्रयास करेंगे और वहाँ पे 2016 में बाढ़ कटान के माध्यम से वहाँ पे स्थिति ये बन गई थी कि गोम वगैरह गांव कटने के कगार पे थे और मैं वहाँ पे जब लोगों के बीच में गया तो लोगों ने मुझसे बात रखी कि भैया अगर इसकी कोई व्यवस्था न हुई तो इस बार पिपरा गोम और ये जितने भी गांव हैं ये नदी में समा जाएंगे, कट जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था करा दीजिए। मैंने तुरंत वहीं से खड़े खड़े चौराहे पे, गोम चौराहे पर खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की और उनसे समस्या से अवगत कराने का काम किया। तुरंत उन्होंने मतलब ठोकरें लगवाने का मतलब अधिकारियों को निर्देश दिए और 3 ठोकरें लगवाने का काम किया गया था, जिसकी वजह से उधर कटान रुक पाया और शायद इसी तरह से पीछे भी कुछ काम हो जाता इन सरकारों में तो आज जो कटान की स्थिति भयावह बनी हुई है ये स्थिति से लोगों को राहत मिल जाती, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। किसी का घर कट रहा है, किसी का मकान कट रहा है, किसी के खेत कट रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हमारे समय में जितना भी कटान हुआ था, जो भी घर मकान कट गए थे उनको बाहर बंधे के बाहर जगह
लेकर के उनको बसाने का काम किया था कॉलोनी के रूप में। जी, 2027 विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी आपको ही टिकट देगी, इस पर क्या स्थिति है? टिकट हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी, टिकट हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं और टिकट का हमारा कोई इशू नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है, वो मतलब उन्होंने हमको इंडिकेट कर रखा है लड़ाने के लिए, और अगर वो इसके अलावा भी अगर कहते हैं कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, दूसरों लड़ना है, तो मैं उसके ऊपर भी रजामंद हूँ। मेरी कोई ये इशू नहीं है चुनाव, हमें केवल सरकार बनानी है और आम जनमानस की समस्याएं सॉल्व हों और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने, प्रदेश की बागडोर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में हो, जिससे आम जनमानस का भला हो सके। इस परिप्रेक्ष्य में मैं काम करता हूँ, मैं उनके आदेशों का पालन करूँगा, इसमें कोई टिकट का कोई इशू नहीं है। जी, इस समय की स्थिति के अनुसार विपक्ष पर आप सबसे बड़ा क्या आरोप लगाएंगे? ये मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ, ये तो आरोप प्रत्यारोप ये करने का काम आम जनता का है, ये मेरा काम नहीं है। क्या गठबंधन की राजनीति इस सीट पर असर डाल सकती है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में है, जी, इसके बारे में मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। गांव में विकास की रफ्तार धीमी होने की शिकायत है, आप क्या कहेंगे? अब ये तो खैर आप लोग गाँव में पहुँच रहे होंगे। जी, समाजवादी शासन काल में जितनी भी गाँव के अंदर, चाहे लोहिया समग्र के अंतर्गत, चाहे जनेश्वर मिश्र के अंतर्गत जो सीसी रोडें और इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया था, इन 10 सालों में टंकी लगवा करके सारी रोडें गाँव की खोद दी गई हैं। उनका आज तक कोई पूछा हाल नहीं है कि गांव की स्थिति क्या हुई है। सारी की सारी रोडें खुदी पड़ी हैं, निकलने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जी, 2027 विधानसभा चुनाव आपके लिए आसान रहेगा या कड़ा मुकाबला होगा? देखिए, ये जनता का रुख है और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को हटाना। इस बार हमारा कोई किसी से मुकाबला नहीं है। चुनाव एक पक्षी होगा, एक साइड होगा, वन साइडेड। आपके कार्यकर्ता आपके साथ बैठक करते हैं? हम लोगों के कार्यकर्ता मासिक बैठक हम लोगों की होती है। मासिक बैठक के अलावा हम लोगों के सेक्टर वाइज और जोन वाइज बैठकें होती हैं। उन्हें सभी लोगों को जोन की जब मीटिंग होती है तो जोन में 7-8 सेक्टर होते हैं, उनकी एक साथ में बैठक होती है। ये महीने में बराबर 1-2 मीटिंगें चलती रहती हैं कंटिन्यू। जी, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी जीत का सबसे बड़ा आधार क्या होगा? सबसे बड़ा आधार हमारी जीत का होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यों की सराहना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 साल में जो कर दिखाया वो 10 सालों में मिट गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्य किया है, आज लोग देर में समझ पाए, लेकिन आज उसको याद करते हैं, गांव-गांव में याद करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री न कोई है और न होगा। जी, प्रदेश में SIR प्रक्रिया चल रहा है, वोटर पुनर्निरीक्षण, इस पर आप क्या कहेंगे और आपके क्षेत्र पर इसका क्या असर रहा? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक एक बोझ डालने का काम किया है। वो सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी का हम वोट काट देंगे, लेकिन कभी कभी जब बुरा वक्त होता है तो गड्ढा तो दूसरे के लिए व्यक्ति खोदता है, लेकिन स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। जी, तो SIR प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में सही उस दिशा की ओर ले जा रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है जी, और हम लोगों का इससे बड़ा फायदा होगा। जी। PDA की राजनीति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं, तो क्या वो यहाँ पर आपके क्षेत्र में उसका असर रहेगा? हमारे ही क्षेत्र में नहीं, उसका असर पूरे प्रदेश में चल रहा है और पूरे प्रदेश में बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में काम करना सभी लोग चाहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। उस दिशा में सभी लोग लगे हुए हैं। जी, अभी हाल ही में बजट सत्र चल रहा था, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं बजट को देखते हुए? अब बजट के बारे में
हम क्या बताएं, बजट के बारे में तो कहीं बहुत ज़्यादा बताने वाला नहीं है, क्योंकि लिखा पढ़ी में तो वादे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, लिखा पढ़ी में तो बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन आम पब्लिक के बीच में वो वायदे, वो सहूलतें पहुँचे, इतना भारी भरकम जो बजट आता है, जनता को सीधे उसका लाभ मिले, तब तो मैं समझता हूँ बजट का कोई अर्थ होता है। बजट पास करा लेना, बजट का गांव में शहरों में कहीं उसका पता न चलना, बजट का कोई मायने नहीं रखता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में अगर 5 बजट हुए तो पांचों बजट में उन्होंने जो मतलब देखा कि कैसे हम आम जनमानस के सुख सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे उनको तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की और व्यवस्था के साथ में उन्होंने काम भी किया। जी, प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है, आप उस पर क्या? अब ये तो आम जनता जान रही है, जी, आम पब्लिक पूरे प्रदेश की देख रही है कि इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जिन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार आने पे भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा, आज देख लीजिए सबसे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं पे भी कोई काम बगैर पैसे के आप नहीं हो सकता। मतलब आज रूलिंग पार्टी के विधायक लोग भी रो रहे हैं कि उनकी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। क्या सुन नहीं रहा कि वो सुना नहीं पा रहे हैं, ये दोनों में वही लोग बता पाएंगे क्या चक्कर है। क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है और प्रतिनिधि की कोई बात ना सुने, ये बड़ा अजीब खेल उन लोगों का लग रहा है कि वो लोग चिल्लाते हैं अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे। हम लोगों के शासनकाल में हमारा कार्यकर्ता भी पहुंचता था, विधायक तो बहुत बड़ी तोप हुआ करते हैं, अधिकारी कर्मचारी वो काम करने के लिए तत्पर तैयार होते थे। आज की स्थिति है विधायकों के ऊपर बताइए जूता चप्पल चल रहा है। उनकी FIR जब नहीं लिखी जा रही है तो आम जनमानस का क्या होगा, इससे सीधा आम जनता जान रही है और समझ चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इनका कहना था कि यदि विपक्ष चुनाव जीतता है तो जंगल राज आ जाएगा, और उन्होंने फिर सत्ता में वापसी की, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो उनका कहना है कि जंगल राज आ जाएगा। अब बिहार की स्थितियां दूसरी हैं। अब बिहार वो राष्ट्रीय मुद्दा आ जाता है। बिहार के बारे में और उत्तर प्रदेश का दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। बिहार का चुनाव अलग है, उत्तर प्रदेश का चुनाव अलग है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जिसको मुकाबला करना हो सामने आ जाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल चुकी हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम आम जनता करेगी। जी, बिहार में जाति जनगणना हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना होने की संभावना है? जाति जनगणना की तो हम मतलब शुरू से हमारे नेताजी मांग कर रहे हैं। जी, मतलब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ और बराबर हमारी जब 12 में सरकार बनी थी, हम लोग बराबर ये कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जाति जनगणना कराने के पक्ष में है। जिसकी जितनी आबादी है उनके आबादी के हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए, उनको आरक्षण में व्यवस्था होनी चाहिए, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। सीधे जाति जनगणना की बात आई है तो अभी लगभग 6 महीने पहले लखीमपुर में सहकारी बैंकों में भर्ती हुई थी, जिसमें OBC का जो आरक्षण है वो नहीं मिला था, तो आप उस पर क्या कहेंगे? और यदि आप सत्ता में आ रहे हैं तो आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, अब आपने जब बता दिया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जी जी जी, अब वो तो पूरे सरकार की पोल ही खोल दिया है। हमारी सरकार में पुलिस भर्ती हुई, हमारी सरकार में मतलब शिक्षकों की भर्ती हुई, हमारे सरकार में कोऑपरेटिव बैंकों की भर्ती हुई, हमारे सरकार में
मतलब वो लेखपालों की भर्ती हुई, जी पारदर्शी तरीके से हुई और हर वर्ग के लोगों को स्थान मिला। जिनकी जितनी हिस्सेदारी थी उतनी उनको भागीदारी मिली, सबको बराबर का दर्जा दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आपके मुखारबिंद में सुन रहा हूँ, वैसे भी मैं चैनल के माध्यम से या टीवी चैनल पे देखता रहता हूँ, उस पर पेपर में भी देखा है कि एक जात विशेष के लोग, एक समुदाय के लोग जिनकी भर्तियां हुई हैं, जी पूरे बैकवर्ड को सफाया किया गया है, पूरे बैकवर्ड को, पूरे एससी को सफाया किया गया है। जी। अभी हाल ही में यूजीसी बिल आया था, उस पर पूरे प्रदेश में या पूरे देश में अलग अलग जगहों पे विरोध देखने को मिला और बहुत ही ज़्यादा हिंसा भी हुआ। कई जगह स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं और उसमें क्या कमी थी? ये राष्ट्रीय मुद्दा है जी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके बारे में बता चुके हैं, जी पूरे हिंदुस्तान को संदेश दे चुके हैं और उसके बारे में हम लोगों को बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर हम लोग नहीं बोल सकते। जी। तो क्या इन मुद्दों पर आपके क्षेत्र पे असर नहीं होगा? अब इसका असर होगा तो इसको सरकार को भुगतना पड़ेगा। जी सरकार ने जो चाल चली है सरकार को भुगतना पड़ेगा, जी। हमको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने जा रहे हैं, तो आप जनता से 10 वादे क्या करते हैं? हम लोग देखिए, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकता रही है, रोजी रोटी मतलब दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, कपड़ा और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, ये वायदे हैं। और ये वास्तव में आप लोगों ने देखा भी होगा, जो 8 रुपये का सरकारी अस्पताल में पर्चा बना करता था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार में आते हैं, 8 रुपये के पर्चे को 1 रुपये करने का काम किया था। और कोई भी पीएससी हो, सीएससी हो, कहीं पे भी हो, हर जगह दवाइयाँ उपलब्ध हुआ करती थी। आज की तारीख में मरीज तड़प रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। इसको आम जनता देख भी रही है। जी। राष्ट्रीय नेतृत्व पे आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव 2027 में आपके क्षेत्र के लिए मैनिफेस्टो क्या होने वाला है? वो हम लोग बनाएंगे जी बनाएंगे तो उस वक्त हम बताएंगे। जी। और 2027 के चुनाव में आपका नारा क्या होगा? नारा तो मतलब पहली बात तो ऊपर से मतलब पार्टी तय करेगी जी वो, और लोकल स्तर पे हम लोग अपना जिला कमेटी तय करेगी जी। दोनों साथ साथ चलेंगे। उसकी तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है। चलिए, अब अंत में श्रीनगर की जनता के नाम आपका संदेश। श्रीनगर जनता के लिए संदेश यही है कि लोगों की तुलना, जब तक दो लोगों के तुलना नहीं करेंगे तब तक सही रास्ते पे कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं सकता। और जब तुलना करेंगे तो आपस में चर्चा होगी और चर्चा के दौरान सही रास्ता व्यक्ति को स्वयं मिल जाता है, फिर उस व्यक्ति को कोई बरगला नहीं सकता। तो जनता इस बार विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, इसलिए आम जनता ने मन बना लिया है। और मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ, श्रीनगर की जनता को विशेष तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने करके भी दिखा दिया है कि अब चापलूसों को बारी ख़त्म हो रही है, अब काम करने वालों की बारी है और काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय दिया और अपना विचार साझा किया। आप सब देख रहे थे श्री राम शरण जी को, जो 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। इन्होंने अपना विचार खुल करके आपके सामने रखा है और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको भी आपके सामने रखा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि यदि मौका मिला तो वो बेहतर ढंग से, जैसे उन्होंने पिछले कार्यकाल में काम करवाया था, वैसा करवाएंगे। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। धन्यवाद।